Welcome back to Vijayawala Academy. I am Vijay Kumar and student of Sri Krishna Medical College, मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग बिलियन सॉल्यूशन नामक एक चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे और इस चैप्टर ये वीडियो के देखने के बाद नीट में या एम्स में या नर्सिंग में किसी भी प्रकार का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं और इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं इस लेक्चर से बाहर एक भी कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस और ढेर सारा मेहनत के द्वारा इस लेक्चर के पीपीटी और इस लेक्चर को तैयार किया गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं मिश्रण के बारे में। किसके बारे में दोस्त स्टडी करेंगे? मिश्रण के बारे में। सबसे पहला टॉपिक यही है, मिश्रण किसको कहेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आप सभी जानते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलती है तो मिश्रण का निर्माण करती है। चाहे वो समांगी मिश्रण हो, समांगी मिश्रण में का हो ये एग्जाम्पल, और विषमांगी मिश्रण का ये मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिल जाएगी ना किसी भी अनुपात में, तो किसका निर्माण होगा? मिक्सचर का निर्माण होगा। अब मिश्रण को भी दो भाग में फर्दर बांटा गया है। पहला को बोलेंगे हम लोग विषमांगी मिश्रण, उसके बारे में स्टडी करेंगे, और दूसरा बोलेंगे समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जिसको हेट्रोजेनियस मिक्सचर भी कहेंगे। किसको कहेंगे? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलती है और उसका अवयवी कण अलग अलग दिखते हैं, तो इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। उदाहरण के तौर पे देखिए, ये जो फिगर है ये फिगर उसका उदाहरण है। मान लीजिए एक कंटेनर ले लिए, एक कोई भी लोटा, ग्लास, बाल्टी, आपके घर में जो भी चीज है उसको अभी ये लीजिए, मेरे साथ प्रयोग कीजिएगा। उसमें आप पानी मिला दीजिए और कुछ बालू मिला दीजिए, सैंड पार्टिकल्स मिला दीजिए, और दोनों को पानी को और बालू को मिलाइए। आप मेरे साथ मिला रहे हैं। अब मिलाइएगा, करछुल से मिला लीजिए, चम्मच से मिला लीजिए, चाकू से मिला लीजिए, या कोई भी चीज से इसको मिलाइए। देखिएगा जब तक इसको मिला रहे तब तक ये तो पूर्ण रूप से घुली रहेगी, लेकिन जैसे ही इसको मिलाना बंद कर दीजिएगा, 2 से 3 मिनट बाद एब्जॉर्ब कीजिएगा, तो बालू, सैंड पार्टिकल्स जो है वो नीचे जाके बढ़ जाती है, जो यहाँ पे दिया गया है, और पानी जो है ऊपर हो जाती है। तो आप खुद ही देखिए क्या इसके अवयवी कण अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, इसके अवयवी कण जो है मतलब जिससे मिलकर ये बना है, जैसे किससे मिलकर बनी थी? पानी से और बालू से, ये मिक्सचर। तो ये अलग अलग दिखता है, तो इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे? विषमांगी मिक्सचर बोलेंगे। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं समांगी मिक्सचर की ओर। तो समांगी मिक्सचर के बारे में देखिएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में होमोजेनियस मिक्सचर भी कहेंगे। तो इसके लिए भी एक प्रयोग कीजिए, फिर से एक कंटेनर, दूसरा कंटेनर लीजिए, उसमें पानी मिला दीजिए और साल्ट, नमक मिला दीजिए। आपका मन होगा तो चीनी भी मिला सकते हैं। मिला दीजिए और उसको तब तक घोलिए जब तक चीनी या नमक जो उसमें मिलाए हैं उस पानी में पूर्ण रूप से घुल नहीं जाए। फिर देखिएगा कुछ देर के बाद या उसी समय भी देखिए, तभी देखिएगा, चाहे चाहे आप ऊपर से निकालिए पानी, चाहे नीचे से निकालिए सॉल्यूशन, कहीं से भी निकालिए, ऊपर नीचे अगल-बगल कहीं से भी निकालिएगा, तो देखिएगा सभी कण जो होगा वो पूर्ण रूप से मिली रहेगी, मतलब समान रहेगा, अलग-अलग नहीं दिखेगी। तो बताया गया है वे सभी मिश्रण जिसके अवयवी कण अलग-अलग नहीं दिखते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? समांगी मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। और समांगी मिक्सचर को ही हम लोग विलयन भी कहते हैं। मतलब इस चैप्टर में हम लोग समांगी मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में ही काफी डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट बना करके दिया गया है, स्टेटमेंट को देख लीजिएगा। बिलियन एक क्या होता है दोस्त? तो समांगी मिक्सचर होगा। कोई भी पूछेगा बिलियन किसको कहेंगे, तो समांगी मिक्सचर को हम लोग बिलियन कहते हैं। उसके बाद आगे देखिएगा, बिलियन के घटक, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब बिलियन किस चीज से मिलकर के बना होगा? तो बिलियन दो चीज से मिलकर के बना होता है। एक जो अधिक मात्रा में रहेगा उसको हम लोग विलायक कहेंगे, इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं। जो अधिक मात्रा में बिलियन में, इस बिलियन में अधिक मात्रा में कौन था? पानी। इस मिलियन बिलियन में भी अधिक मात्रा में कौन था? पानी। तो यहाँ पे पानी जो होगा अधिक मात्रा में है, इसीलिए पानी को हम लोग विलायक, जिसको सॉल्वेंट भी कहेंगे। और जो बिलियन में कम मात्रा में रहेगा उसको हम लोग विलय, जिसको सॉल्यूट भी कहा जाता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिलती है तो सॉल्यूशन का
फॉर्मेशन कर देती हैं। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पार्टिकुलरली देखेंगे विलय किसको कहेंगे और विलाय किसको कहेंगे। विलय का इंग्लिश होगा सॉल्यूट और विलाय का इंग्लिश देखिएगा यहाँ पे होता है सॉल्वेंट होगा। तो विलय देखिए ये एक कंटेनर है, इसमें जो ऊपर से मिलाए, ऊपर से क्या मिलाए थे, नमक मिलाए हैं, यहाँ पे देखिए नमक मिलाए हैं और यहाँ पे क्या मिलाए थे दोस्त, तो सेंट पार्टिकल्स बालू मिलाए हैं। तो जो ऊपर से मिलाएंगे मतलब जो कम मात्रा में होगी उसको हम लोग विलय बोलेंगे और जो अधिक मात्रा में होगा, जैसे यहाँ पे पानी अधिक मात्रा में है, ये जग है, इस जग में ऊपर से चम्मच से मिला दिए, मान लीजिए नमक मिला दिए, तो नमक कम मात्रा में है इसलिए ये विलय कहलाएगी। और किस में मिलाए हैं, तो विलायक में मिलाए हैं, मतलब पानी ज्यादा मात्रा में थी इसलिए उसको क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। तो जो कम मात्रा में रहेगा वो विलय होगी और जो अधिक मात्रा में होगा उसको विलायक कहेंगे। स्टेटमेंट देखिए, जिसकी मात्रा कम हो, क्वांटिटी इज लेस। एग्जाम्पल के तौर पे चीनी और नमक हो सकता है। विलय का एग्जाम्पल कौन होगा, तो चीनी और नमक होगी। विलायक जिसकी मात्रा अधिक हो, मोर क्वांटिटी हो। एग्जाम्पल के तौर पे पानी क्या है, ये ज्यादा मात्रा में है तो ये विलायक कहलाएगी। तो उम्मीद करते हैं विलय और विलायक भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अवयवों की संख्या के आधार पर हम लोग बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट के आधार पे बिलियन के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्त, बिलियन का कई प्रकार होता है। पहला हम लोग पढ़ेंगे द्विअंगी जिसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। तीसरा पढ़ेंगे टर्शियरी सॉल्यूशन, पढ़ेंगे ट्राइनरी सॉल्यूशन और चौथा पढ़ेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो अवयवी, अवयव कण किसको कहेंगे, मतलब जिससे मिलकर के वो बना होता है। कोई भी बिलियन या कोई भी पदार्थ जिससे मिलकर के बना होता है, केमिस्ट्री की भाषा में वो उसकी अवयव कहलाती है। जैसे आप जिस घर में रह करके स्टडी कर रहे हैं, आप दीवार को देखिए, दीवार किससे मिलकर बना होगा, ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट और भी ढेर सारा चीज से मिलकर बना होगा। तो जिस चीज से मिलकर के बना है उस दीवार का, वो उसका अवयवी कण हो जाएगा। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिस घर में आप बैठे हैं उसका दीवार किससे मिलकर के बना है, मतलब उसका अवयवी कण क्या होगा, क्या बताइएगा, ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट। समझ गए उम्मीद करते हैं। ये एवरीडे लाइफ से, अगर आप खिचड़ी बनाए घर में, मम्मी तो खिचड़ी जरूर बनाती होगी, आप खाए होंगे खिचड़ी, आप खुद ही बताइए खिचड़ी किससे मिलकर के बना है। तो खिचड़ी में चावल देते हैं, दाल देते हैं, नमक देते हैं, तेल देते हैं, हल्दी देते हैं और भी जैसा खिचड़ी, मान लीजिए उसमें टमाटर भी काट करके लोग देता है, उसमें आलू भी देता है, उसमें मटर भी दिया जा सकता है, मतलब जैसा आप खिचड़ी बनाना चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। तो खिचड़ी का अवयवी कण जनरली क्या होगा, तो चावल होगा, दाल होगी, पानी होगा, नमक होगा, उसके बाद हल्दी होगी, तो वो उसका अवयवी कण हो गया। ठीक उसी प्रकार दीवाल का अवयवी कण का एक एग्जाम्पल समझ गए, उसके बाद खिचड़ी का अवयवी कण का एग्जाम्पल समझ गए। तो उम्मीद करते हैं अवयवी कण समझ में आ गया। तो इसी के संख्या के आधार पे हम लोग बिलियन का प्रकार पढ़ेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कण से मिलकर के बना होगा जो बिलियन, उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। जिसमें एक होगा दोस्त इसमें सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है साल्ट एंड वाटर। साल्ट एंड वाटर, कलर को चेंज करते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे है साल्ट लिया गया है और ये है वाटर, इसके मिलने से जो बिलियन बनेगा वो क्या होगा, तो बाइनरी सॉल्यूशन का ये एग्जाम्पल होगी। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राइनरी सॉल्यूशन, मतलब जिसमें अवयवी कण तीन हो। मान लीजिए एक यही एक कंटेनर देख लीजिए, या ये एक कंटेनर का एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक कंटेनर, ठीक है। अब इस कंटेनर में हम लोग क्या मिला दिए, तो साल्ट मिला दिए, नमक मिला दिए, शुगर भी मिला सकते हैं और वाटर मतलब एक शरबत बनाए जिसमें पानी डाले, पानी में चीनी डाल दिए और नमक डाल दिए, तो ये एक विलियन बना। तो इसके अवयवी कण कितना है, तीन है। तो इस प्रकार के विलियन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अब क्वाटरनरी सॉल्यूशन देखिए, फिर से यही कंटेनर का एग्जांपल से देखेंगे। इसमें पानी है तो पानी है, इसमें कुछ नींबू मिला दिए, लेमन मिला दिए, लेमन का रस, उसके बाद चीनी मिला दिए और नमक मिला दिए, तो काफ़ी स्वादिष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार का तो आप अपने एवरीडे लाइफ में गर्मी के मौसम में तो अक्सर इसका यूज़ आप करते ही हैं। कोई मेहमान लोग आता है या खुद के पीने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। और ख़ास करके लड़कियाँ लोग, जब आप कोई पर्व त्योहार में उपवास करते हैं, उस समय ज़रूर इसका यूज़ आप करते ही होंगे, कोरिलेटेड आप कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको मिक्सचर समझ में आ गया, मिक्सचर के प्रकार बिलियन।
दो प्रकार का समांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण समझ में आ गया। उसके बाद विलयन के घटक में हम लोग सोल्यूट देख लिए और सॉल्वेंट देख लिए, ये भी समझ में आ गया। अवयवी कणों के आधार पर विलयन के प्रकार में बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन और क्वाaternary सॉल्यूशन, ये भी समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आगे का इंपोर्टेंट लाइन देखिए, ये जो नोट में दिया गया है ये बहुत इंपोर्टेंट है, इसको आप नोट अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। हमारे सिलेबस में केवल द्विअंगी विलयन बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही चर्चा किया गया है। मतलब जब क्लास 12th में विलयन के बारे में स्टडी करेंगे तो केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही हमको स्टडी करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रावस्था के आधार पर वर्गीकरण, विलयन का वर्गीकरण करेंगे उसके अवस्था स्टेट के आधार पे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, स्टेट के आधार पे, मतलब जब अगर सॉलिड होगा, गैस होगी तो गैसीय विलयन होगा, ज्यादा मात्रा में जब गैस होगा तो गैसीय विलयन, ज्यादा मात्रा में लिक्विड होगा तो लिक्विडीय विलयन होगा, और ज्यादा मात्रा में सॉलिड होगा तो सॉलिड विलयन सॉल्यूशन होगा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए टाइप यहाँ पर दिया गया है। जैसे पहला टाइप हम लोग स्टडी करने वाले हैं, पहला टाइप पढ़ेंगे गैसीय विलयन के बारे में, फिर पढ़ेंगे द्रवीय विलयन के बारे में, और तीसरा पढ़ेंगे ठोस विलयन के बारे में, ठीक है। तो देखिए विलय, अभी ये हम लोग देखे हैं, जो कम मात्रा में रहेगी उसको विलय कहेंगे, और जो ज्यादा मात्रा में रहेगी उसको विलाय कहेंगे। तो जो जो ज्यादा मात्रा में रहेंगी, तो जब ज्यादा मात्रा में गैस रहेगी, गैस में क्या क्या मिला देंगे, सॉलिड भी मिला सकते हैं, लिक्विड भी मिला सकते हैं, और गैस भी मिला सकते हैं, तो इससे एक विलयन प्राप्त होगा। इस विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, गैसीय विलयन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें विलायक गैस जो है वो अधिक मात्रा में है। अब हम लोग लिक्विड विलयन के एग्जांपल देखते हैं, तो लिक्विड उसमें अधिक मात्रा में रहेगा। मान लीजिए ये जो है एक कंटेनर है, ये अलाउद्दीन का चिराग मूवी देखे होंगे, तो इसी तरह से तो उसमें जग रहता था ना दोस्त, अलाउद्दीन का चिराग मूवी देखे ही होंगे। तो मान लीजिए ये अलाउद्दीन का चिराग है, इसमें हम लोग ज्यादा मात्रा में पहले गैस दिए और ऊपर से सॉलिड लिक्विड गैस मिला दिए, तो क्या कौन सा विलयन का निर्माण करेगा, तो गैसीय विलयन का। जब ज्यादा मात्रा में पानी दे दिए और उसमें हम लोग क्रमशः क्या क्या मिला सकते हैं, तो क्रमशः मिला सकते हैं, सॉलिड मिला सकते हैं, लिक्विड मिला सकते हैं और गैस मिला सकते हैं, तो एक विलयन का निर्माण करेगा। इस विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड विलयन, जिसको द्रवीय विलयन भी कहेंगे। फिर से तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा समझने के लिए, ठोस विलयन समझने के लिए, इसमें कोई ठोस दे दिए, सॉलिड दे दिए, और उसमें क्रमशः क्या क्या मिला सकते हैं दोस्तों, तो ऊपर से मिला दीजिए, इसमें मिलाना है ऊपर से, क्या क्या मिलाएंगे, तो सॉलिड मिला सकते हैं, लिक्विड मिला सकते हैं और गैस मिला सकते हैं, ठीक है। ये तीन चीज मिला देंगे तो विलयन जो प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। रूल है, विलयन की जो अवस्था स्टेट है वो विलायक की अवस्था डिसाइड करती है। मतलब जो ज्यादा मात्रा में रहेगा, एनसीईआरटी में दिया गया है, आप उसको पढ़ के देखिएगा एनसीईआरटी का लाइन, तो ये बताया गया है कि विलायक की जो अवस्था है वही विलयन की अवस्था होगी। आप खुद ही सोचिए ना, जो अधिक मात्रा में रहेगा वही तो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। मान लीजिए एवरीडे का एग्जांपल ले लीजिए, आप अपने गांव समाज में देखिएगा, जिस कास्ट का संख्या ज्यादा रहेगा वो क्या होगा, लीडिंग रोल में रहता है। जैसे मुखिया इलेक्शन, चुनाव का ले लीजिए एग्जांपल, तो चुनाव में देखिएगा जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही ना जीतेगा दोस्त। अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था, नहीं, विधानसभा चुनाव हुई थी, तो जिसका विधायक की संख्या ज्यादा वही तो मुख्यमंत्री बना है, जिसके विधायक की संख्या ज्यादा, मंत्रिमंडल में उसकी भागीदारी ज्यादा हुआ। तो विलायक जो ज्यादा मात्रा में रहेगा वही विलयन की अवस्था को भी डिसाइड करेगी। तो उम्मीद करते हैं ये रूल, ये पॉइंट भी अंडरलाइन जो किया गया वो समझ में आ गया। फिर आगे का एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देख लीजिए, ठोस विलयन के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। पहला एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे सोना से रिलेटेड, दूसरा पित्तल और तीसरा दिया गया है अमलगम, ठीक है। तो पहला एग्जांपल गोल्ड ज्वेलरी देखिए, जिसमें गोल्ड जिसका सिंबल होता है AU, ये सॉल्वेंट के रूप में है, अर्थात ये अधिक मात्रा में है, और उस गोल्ड में कुछ मिला देंगे हम लोग कॉपर, जो सॉल्यूट के फॉर्मेट में होगा, मतलब ये कम मात्रा में होगी, और इसके मिलने से क्या बनाएगा, तो गोल्ड ज्वेलरी का फॉर्मेशन होगा, जो किसका एक एग्जाम्पल होगा, तो ठोस विलयन का एग्जाम्पल होगा। देखते होंगे 22 कैरेट सोना, देखिए एक 24 कैरेट सोना जो शुद्ध होता है, लेकिन वो ज्यादा
मजबूत नहीं होता, वो टूट करके बिखर सकती है। इसलिए उसमें 22 कैरेट सोना का ही हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। 22 कैरेट गोल्ड क्रिएटेड अ सॉलिड सॉल्यूशन, ये सॉलिड सॉल्यूशन का निर्माण करती है। दूसरा देखिएगा पित्तल, ये पित्तल का जग है, जिसको हम लोग को रिलेटेड किए थे अलाउद्दीन का चिराग। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो ये अलाउद्दीन का चिराग नामक मूवी जरूर देखिएगा, तो उस बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा उस मूवी से। देखिए पित्तल जो है, जिसमें बड़ा, जिसको इंग्लिश में ब्रास भी कहेंगे, किस किस से मिलकर बना होगा, तो कॉपर से और जिंक से मिलकर के ये बनी होगी। जिसमें कॉपर जो होगा सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा, मतलब अधिक मात्रा में रहेगा, और जिंक सॉल्यूट के रूप में काम करेगी, जो कम मात्रा में रहेगी। फिर अमलगम, अमलगम जिसमें Hg मरकरी जो होता है वो अधिक मात्रा में, और कोई एनी मेटल जैसे सोडियम, कोई भी मेटल जब जब मरकरी किसी मेटल के साथ मिलकर के मिश्रण का निर्माण करती है, तो उस मिश्रण को हम लोग अमलगम भी बोलेंगे। और क्लास 9th में इसके बारे में आप पढ़े ही होंगे या बेसिक क्लास में स्टडी किए होंगे। तो अमलगम का एग्जाम्पल, अमलगम में मरकरी और कोई मेटल जैसे सोडियम हुआ, पोटासियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये सब मिल करके अमलगम का फॉर्मेशन करती है। और ये सारा 3 जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, तो ठोस विलयन का एग्जाम्पल है। उम्मीद करते हैं ये बात भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलयता, जिसको इंग्लिश में सोल्युबिलिटी भी कहेंगे। ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विलयता का मतलब क्या, आप खुद ही ऐसे एग्जाम्पल से सोच करके देखिए। क्या आपने कभी अपने घर में खाना बनाया है, खीर बनाए हैं, खिचड़ी बनाए हैं, चाशनी बनाए हैं? अरे लड्डू उड्डू बनता होगा, तो जरूर चाशनी बनाया, बुनिया भी बनता है, जलेबी भी बनता है, तो देखिएगा चाशनी बनती है। तो देखिएगा पहले पानी को दिया जाता है, पानी को उबाला जाता है, फिर उसमें चीनी मिला दी जाती है। चीनी तब तक मिलाया जाता है, चीनी मिलाएगा, पहले कम मिलाएगा, फिर धीरे-धीरे मिलाते जाएगा, मिलाते जाएगा, मिलाते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा देखिएगा, जब और ज़्यादा उसमें चीनी नहीं मिला सकते हैं, तो वो चाशनी बन जाता है, ठोस अवस्था में अपक्षेप की तरह हो जाती है। मतलब किसी विलयन में कितना विलय मिला सकते हैं, वही क्या डिसाइड करती है, तो विलयता डिसाइड करती है। तो इसका डिफिनेशन चलिए देखते हैं। निश्चित ताप पर टेम्परेचर फिक्स रहेगा। 100 ग्राम विलायक में घुली हुई विलय, अधिकतम विलय की मात्रा, अधिकतम विलय मतलब उससे ज्यादा और विलय नहीं मिला पाएंगे। मान लीजिए ये फिर से एक एग्जांपल, और अलाउद्दीन का चिराग, मतलब ये कंटेनर है, इसमें पानी मिला दिए और उसमें कितने पानी मिलाए हैं, तो 100 ग्राम विलायक, विलायक है ना पानी होगा, तो 100 ग्राम में कितना अधिक चीनी या नमक घोल सकते हैं, उसकी अधिकतम मात्रा ही क्या कहलाती है, विलय कहलाती है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। देखिए ये एक कंटेनर है, इसमें चीनी या नमक, 100 ग्राम कंटेनर में कोई विलायक है, इसमें कितना अधिक विलय मिला सकते हैं, कितना अधिक विलय मिला सकते हैं, उसी की मात्रा क्या कहलाती है, विलायक कहलाती है। डिफिनेशन देखिएगा, निश्चित ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर 100 ग्राम विलायक में घुली हुई अधिकतम विलय की मात्रा क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है, सोल्युबिलिटी कहलाती है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। अच्छा वो एग्जाम्पल से समझिएगा। मान लीजिए ये एक कंटेनर, फिर से बार बार इसी कंटेनर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये एक कंटेनर है, इसमें मान लीजिए एक कढ़ाई दे दीजिए, गैस चूल्हा पे चढ़ा दीजिए और नीचे से टेम्परेचर दीजिए। शुरू में जब हम लोग टेम्परेचर, चीनी मिलाएंगे तो पानी मिल जाएगी, सेचुरेट तो मिलाएंगे चीनी मिल जाएगी, फिर से चीनी मिलाएंगे मिल जाएगी, फिर से चीनी मिलाएंगे घुल जाएगी, फिर से चीनी मिलाएंगे घुल जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब चीनी मिलाइएगा उसमें घुलेगा नहीं, क्योंकि पानी की मात्रा कम हो जाएगी और चीनी की मात्रा जब ज्यादा हो जाएगी, मतलब पूर्ण रूप से अपक्षेप बन जाएगा, तो देखिएगा उसमें चीनी की मात्रा और अधिक नहीं मिला सकते हैं। और चीनी ही तो विलय था ना दोस्त, जो कम मात्रा में मिला है वो विलय था। तो उस एग्जाम्पल से इसको समझिए। देखिए संतृप्त सॉल्यूशन, जिसमें और अधिक, सेचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें और अधिक विलय घोला जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त सॉल्यूशन बोलेंगे। संतृप्त सॉल्यूशन जिसमें विलय मिलाया जा सकता है, लेकिन असंतृप्त सॉल्यूशन जिसमें और विलय नहीं मिलाया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, संतृप्त। मतलब इससे ज्यादा नहीं मिलाया जा सकता है, लेकिन इसमें तो और मिलाया ही नहीं जा सकता, इसमें मिलाया जा सकता है। और संतृप्त में विलय मिला सकते हैं, और संतृप्त में और विलय नहीं घोला जा सकता है, लेकिन संतृप्त में और अति संतृप्त में तो बउआ घोला ही नहीं जा सकता है। तो वो एक एग्जाम्पल है। मतलब शुरू में चीनी मिलाए,
चीनी मिला सकते हैं। उसके बाद एक ऐसा कंडीशन आया कि मतलब इससे ज़्यादा चीनी नहीं मिला सकते हैं, तो वो कौन होगा? संतृप्त सॉल्यूशन होगा। और कनियों नहीं मिला सकते हैं तो अति संतृप्त सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। तो एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं हम लोग। अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार देखिए, जिसमें गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन, मतलब विलायक के आधार पर जो ज्यादा मात्रा है में रहेगा उसके आधार पर विलयन बन जाएगी। उसके बाद बेस्ट एग्जांपल देखिए सॉलिड सॉल्यूशन का, गोल्ड, पीतल और अमलगम। देखिए विलयता क्या होता था? 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की अधिकतम मात्रा ही क्या कहलाती है? विलयता कहलाती है। सॉल्यूशन तीन प्रकार का देखिए, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में विलय मिलाया जा सकता है। उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इससे ज़्यादा विलय नहीं मिलाया जा सकता है, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो थोड़ा भी विलय नहीं मिलाया जा सकता है। एनालॉजी क्या है? दा दावत में पूरी खाने की क्षमता। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, शांतता के पद, कंसंट्रेशन टर्म। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्त कुछ एग्जांपल से समझिए, दो तीन एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल देखिएगा, आप अपने घर में, आपके घर में देखिएगा, या तो आप या आपकी मम्मी कभी न कभी खीर जरूर बनाई होगी। तो खीर में जब गुड़ या चीनी, शक्कर की मात्रा जब हम लोग कम देते हैं तो बोलते हैं मम्मी थोड़ा सा कम फीका लग रहा है, मतलब और चीनी डालिए। तो और चीनी डालना मतलब उसका स्वाद जो डिनोटेड किया वो चीनी दिखाया, मतलब ज्यादा मात्रा में उसमें क्या था? तो दूध, चावल था। और कम मात्रा में जो मिलाए, जो विलय मिलाए, मतलब चीनी मिलाए कम मात्रा में, तो उसकी मात्रा थोड़ा सा और बढ़ाना है। तो थोड़ा सा जो और बढ़ाए वही उसकी कंसंट्रेशन, आपको स्वाद पता चला। अगला एग्जांपल देखिएगा, जब आप मुर्गा बनाइए, मछली बनाइए, या कितना भी स्वादिष्ट सब्जी बनाइए, लेकिन अगर उसमें नमक की मात्रा कम होगी तो आपको पता चल जाएगा, स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके जीभ को, टेस्ट बड जो है उसको पता चल जाती है स्वाद से, नमक की मात्रा से। तो हम लोग क्या बोलते हैं? फीका फीका लग रहा है, मतलब और थोड़ा सा नमक उसमें डालना है। तो थोड़ा सा जो और डाल रहे हैं, वही कितनी मात्रा डाल रहे हैं वो कंसंट्रेशन टर्म को दिखाती है। चाहे खिचड़ी का भी एग्जांपल ले लीजिए, खिचड़ी हो, सब्जी हो, या घर में कोई भी चीज बन रहा है, उसमें नमक डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, कोई भी चीज डाल रहे हैं, तो वो जो मात्रा कम है, कितनी मात्रा उसमें है, वही क्या दिखाती है? तो कंसंट्रेशन टर्म को दिखाती है। कंसंट्रेशन टर्म क्या होगा? अब वो तो दैनिक जीवन के एग्जांपल से देख लिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में समझते, देखिए इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय वही चीनी, नमक, रसना, लेमन, जो भी चीज हम लोग मिलाते हैं वही तो विलय कहलाएगी ना। तो इकाई आयतन में उपस्थित, मतलब खिचड़ी में उपस्थित, या आप ले लीजिए खीर में उपस्थित, या दाल में उपस्थित, या सब्जी में उपस्थित नमक की मात्रा को ही, नमक की कितनी मात्रा है वो उसकी क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाएगी। चीनी की कितनी मात्रा है वो उसकी सांद्रता कहलाएगी। ये तो हुआ एवरीडे लाइफ से, लेकिन केमिस्ट्री के भाषा में बोलेंगे इकाई आयतन में, मतलब 1 लीटर में, या 100 ml में, या 100 ग्राम में आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है? उसकी सांद्रता कहलाती है। और सांद्रता का कई टर्म दिया गया है, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, जिसको वेट बाय वेट परसेंटेज के से भी डिनोटेट किया जाता है। तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, मान लीजिए 100 ग्राम बिलियन ले लिए, एक कंटेनर, मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर, छोटा सा कंटेनर, ठीक है, ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में 100 ग्राम बिलियन है। कितना ग्राम? तो दोस्त 100 ग्राम पानी है। 100 ग्राम दोस्त इसमें पानी है, ठीक है। 100 ग्राम पानी में हम लोग 100 ग्राम पानी में कितना ग्राम, चाहे 2 ग्राम हो, 3 ग्राम हो, 5 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, मतलब 50 ग्राम हो, 90 ग्राम हो, कितना ग्राम विलय मिलाए, वही उसकी क्या कहलाएगी? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। तो वेट परसेंटेज इक्वल टू विलय का भार बटा बिलियन का भार इंटू में 100, ये फार्मूला हुआ। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला को आप
याद रखिएगा। वेट परसेंटेज के लिए ये फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला को आपको याद रखना है, अपने नोटबुक में आप लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे हम लोग आयतन प्रतिशत, जिसको वॉल्यूम परसेंटेज भी कहेंगे, वी व वी से इसको डिनोटेट करेंगे। तो फिर से देखिए, यही एक कंटेनर का एग्जांपल लेते हैं। इस कंटेनर में मान लीजिए 100 ml बिलियन है, 100 ml बिलियन है। उसमें विलय की कितनी मात्रा मिलाएंगे, उसमें विलय की कितनी मात्रा मिलाए। 100 ग्राम 100 ml बिलियन है, उसमें विलय की कितनी ml मिलाए, 2 ml मिलाए, 3 ml, उसमें ग्राम था, इसमें ml है। अरे ml आयतन के लिए, ठीक है, या लीटर में भी बोल सकते हैं। तो 1 लीटर बिलियन में विलय की कितनी मात्रा मिला है, वह आयतन प्रतिशत से डिनोटेट करेंगे। तो वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू विलय का आयतन बटा में बिलियन का आयतन इंटू में 100। परसेंटेज ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मोल रता, जिसको इंग्लिश में मोलारिटी भी कहेंगे, और इसको कैपिटल एम से डिनोटेट किया जाता है, मोल रता। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसको इंग्लिश में मोलारिटी भी कहेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंटेनर मान लीजिए, यही एक कंटेनर ले लीजिए, ये कंटेनर, या अलाउद्दीन का चिराग वाला जो ऊपर दिखाए थे वो ले लीजिए। ये एक कंटेनर है। इसमें 1 लीटर हम लोग क्या मिला दिए, बिलियन है। 1 लीटर बिलियन, उसमें कितने विलय का मोल मिला सकते हैं, मिलाए हैं, उसी की संख्या क्या कहलाएगी, मोल रता कहलाएगी। फिर से समझिए, 1 लीटर बिलियन में ऊपर से कितना विलय मिलाएंगे, विलय का मोल कितना मिलाएंगे, वही उसी की संख्या क्या कहलाएगी, मोल रता, मोलारिटी कहलाएगी। तो इसका डेफिनेशन अब पढ़िएगा। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, मेरे साथ बोलिए, बिल्कुल सही, मोलारिटी कहलाएगी, जिसको कैपिटल एम से डिनोटेट करेंगे। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिससे नीट में या आप कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर साइंस में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया ही जाता। नीट में तो कई बार, जेई मेन में भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। m इक्वल टू कैपिटल WB इंटू 1000 बटा MB इंटू VML, जहाँ पे WB मास ऑफ सॉल्यूट होगा और MB मोलर मास होगा और भी वॉल्यूम होगा। इसका बेस्ट जो यहाँ पे दिया गया यूनिट मोल पर लीटर होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें यह दिया गया है कि यह ताप पर निर्भर करती है। भाई आप खुद बताओ, भाई अपनी दुख की कहानी बताओ। बोलते बोलते एब्डोमेन के मसल्स में खिंचाव आ गया है और दर्द करने लगी। लेकिन चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखे थे, बता रहे थे नोट में, यह ताप पर निर्भर करती है। भाई लीटर जो होगा, मान लीजिए आप 1 लीटर है, तो पानी जो होगा जब उसका टेम्परेचर, उसको आग पे रखेंगे या उसको गर्म कीजिएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना। तो जब पानी की आयतन जो है, लिक्विड की आयतन जो है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे तो 1 लीटर लिक्विड लिया गया है ना, बिलियन लिया गया है, तो मोलरता भी मोलारिटी जो होगा कैपिटल एम से डिनोटेट जिसको करेंगे, वो भी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से नीट में, जेई में और आपके बोर्ड एग्जाम में और नर्सिंग एग्जाम में भी सवाल पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगला पढ़ेंगे मोल रता, जिसको मोलालिटी भी कहेंगे और इसको स्मॉल एम से डिनोटेट करेंगे। बस दोनों में बस एक ही बात का अंतर है कि उसमें 1 लीटर बिलियन लिए थे और इसमें 1 kg विलायक लेंगे। विलायक का मतलब जो अधिक मात्रा में था, मतलब किसी बिलियन में जो अधिक मात्रा में, जैसे पानी अक्सर देखें हम लोग, तो 1 kg विलायक मतलब सॉल्वेंट में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। एक बात याद रखिएगा, ये 1 लीटर बिलियन था और यहाँ पे 1 kg विलायक है, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। मोल रता, मोलालिटी जो होगा, जिसको स्मॉल एम से डिनोटेट करेंगे, 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, मोलारिटी
मोलालिटी कहेंगे। और मोलालिटी मतलब कैपिटल M इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में MB इंटू में WA ग्राम में होगा। मतलब मोल के लिए मोल बराबर क्या होता है आप खुद ही बताइए। M इक्वल टू फार्मूला बताइए। M इक्वल टू वेट अपन में मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, वेट अपन में मॉलिक्यूलर वेट। तो ये याद रखिएगा, मोल के लिए तो आप पढ़े ही होंगे। और इसका एसआई यूनिट जो होता है, यूनिट क्या बताएंगे तो मोल पर केजी होगा। वहाँ पे मोल पर लीटर था, यहाँ पे मोल पर केजी होगा। यहाँ भी नोट में एक पॉइंट दिया गया है, आप खुद बताओ क्या केजी मतलब 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी। अभी 5 केजी है आपके हाथ में, मान लीजिए एक बुक है या बैग है 5 केजी का, तो क्या गर्मी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो 6 केजी का हो जाएगा? क्या 10 केजी का हो जाएगा? क्या 50 केजी का होगा? कभी नहीं होगा। मतलब आपका जो वजन है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अभी मान लीजिए सवेरे टाइम में ठंडा लग रहा है, लेकिन जब धूप आएगी मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठंडा लग रहा है उस समय आप 50 केजी के हैं, लेकिन जब जैसे धूप आ जाएगी तो क्या आप 60 केजी के हो जाएंगे? क्या आपका टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं ना। क्या वो घट जाएगी? क्या आप 55 के, क्या आप 45 केजी के हो जाएंगे? क्या आप 40 केजी के हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। 50 केजी के हैं तो 50 केजी के रहेंगे। सडनली मास में चेंजिंग नहीं आती है। यही बातें यहाँ पे बताया गया है कि नॉट ताप पर निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कौन? तो मोला लिटी जो है, जिसको स्मॉल m से डिनोटेट करेंगे, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं हम लोग। सांद्रता देखें, मास परसेंटेज, फिर देखें वॉल्यूम परसेंटेज देखें, उसके बाद मोला रेटी देखिए जिसको कैपिटल M से डिनोटेट करेंगे। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, जिसका फार्मूला ये हुआ, जिसका ऐसा यूनिट मोल पर लीटर होता है। इसको ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करती है। दूसरा हम लोग पढ़े मोला लिटी, जिसको स्मॉल m से डिनोटेट करेंगे। तो 1 केजी विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? मोलालिटी कहेंगे। इसका फार्मूला ये हुआ, इसका ऐसा यूनिट मोल पर केजी होगा और ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, मोल प्रभाज, जिसको मोल अंश भी कहेंगे, जिसका इंग्लिश होगा मोल फ्रैक्शन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। मोल प्रभाज, जिसको मोल फ्रैक्शन भी कहा जाता है, इसको साई से डिनोटेट करते हैं। इसको मतलब जाय बोलेंगे या एक्स ही समझ लीजिए, सिंपल। इसमें क्या पढ़ना वो तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, कैसे डिनोटेट करना है वो लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यही कंटेनर का एग्जांपल ले लीजिए, ये एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में हम लोग एक बार डाल दिए ए, एक बार डाल दिए ए और दूसरा डाल दिए बी। ए डाले और बी डाले, ए डाल दिए और बी डाल दिए, ठीक है। ये एक ए डाल दिए हैं, बी डाल दिए। ए ज़्यादा मात्रा में डाले, मान लीजिए ये सॉल्वेंट है, जो कम मात्रा में डाले हैं वो सॉल्यूट है, मतलब पानी है ये, और ये चीनी है। अब इसका मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे। अगर मान लीजिए ए कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन, तो एक का मोल अब बटा में टोटल मोल, मतलब ए का भी मोल और बी का भी मोल का जो होगा अनुपात, वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन अगर बी का ज्ञात करेंगे तो बी का मोल, यहाँ पे बी का मोल दिया गया है और दोनों का मोल, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? किसी एक अवयव का मोल अब बटा में पूरा बिलियन के मोल के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। देखिए जैसे ए का मोल फ्रैक्शन ज्ञात किए, तो ए का मोल अबट्टा में पूरे बिलियन में कौन है? ए और बी दोनों है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दिए, तो ए का मोल मतलब एक अवयव का मोल अबट्टा में पूरे बिलियन के मोल के अनुपात को हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। जिसमें यहाँ पे ए के मोल का फ्रैक्शन निकाला गया के लिए फार्मूला दिया गया है और बी के मोल फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला दिया गया है। जब दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ेंगे, साई ए और साई बी, तो 1 आएगी, मतलब 1 के बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर होता है, 1 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती है। अगला देखिए, यह एक बीमाहीन राशि है, मतलब यूनिटलेस राशि है। जो अनुपात में रहेगा भाई, आप खुद ही बताओ ना, जो अनुपात में रहेगा तो कटिए न जाएगा। ऊपर का मोल, ऊपर को में मोले है, ऊपर भी मोल है, ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है, तो मोल मोल एक दूसरे को कैंसिल ना कर देगा।
तो एक ना बचेगा, मतलब यूनिटलेस ना हो जाएगी। इसी बात को बताया गया है कि यह क्या है, यूनिटलेस है, बीमा लेस है, यूनिटलेस है, नहीं इसका कोई बीमा है, नहीं कोई यूनिट है। यह ताप से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। टेम्परेचर का तो इसमें कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो हम लोग मोल निकाल रहे हैं, मोल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर का कोई बात नहीं आएगी। फिर अगला इंपॉर्टेंट देखिए, पार्ट्स पर मिलियन। पर मिलियन का मतलब प्रत्येक 1 मिलियन में, प्रत्येक 1 मिलियन मतलब 10 की पावर 6 में, प्रत्येक 10 की पावर 6 में जब विलय की मात्रा बहुत कम हो, विलय की 10 की पावर 6 पार्ट्स बिलियन में, मान लीजिए 10 की पावर 6 है, मतलब 1 बिलियन में कितना विलय का भार होगा, क्या कहलाएगी, पार्ट्स पर बिलियन कहलाएगा। यूज, जब विलय की मात्रा बहुत कम हो, व्हेन सॉल्यूट इज ट्रेस अमाउंट, तब हम लोग पार्ट्स पर मिलियन निकालते हैं, जिसको पीपीएम से डिनोटेड करते हैं। पीपीएम बड़ा फॉर्मूला होगा विलय का भार, विलय का भार अब बटा में बिलियन का भार, इंटू में 10 की पावर 6 मतलब 1 मिलियन। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखिएगा, समुद्री जल में O2, ये भी पार्ट्स पर मिलियन का एग्जाम्पल, मतलब समुद्री जल कितना ज्यादा है और उसमें O2 की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, वायु प्रदूषण। वायु जो है कितना ज्यादा है, किसी चीज का पोल्यूशन हो जाता है, किसी पार्टिकुलर गैस का पोल्यूशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाती है उसमें वायु में, तो वायु पोल्यूटेड होता है। टूथपेस्ट में फ्लोराइड, टूथपेस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगी, उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत कम रहेगी। तो ये सब पार्ट्स पर मिलियन का एग्जाम्पल होगा। ये नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होगा ग्राम तुल्यांक बटा में आयतन, नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए बेस्ट फॉर्मूला माना जाता है। आगे देखिएगा, हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरीज लॉ। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझिए। क्या दोस्त कभी आप शादी में डांस किए हैं, शादी विवाह में गए हैं, या बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए तो जरूर गए होंगे, बहुत मजा भी आता वहां पे। तो देखिएगा, एक बंद डब्बा होता है, उसको जब खोलता है तो स्प्रे टाइप का निकलता है, फुहारा टाइप का उजला निकलता है, जो पूरे मुंह कान में लग जाता है, एक दूसरे पे छिड़क दी जाती है। परफ्यूम में भी तो देखते होंगे आप, देखिएगा कोल्ड ड्रिंक पिए हैं कभी, कोल्ड ड्रिंक जरूर पिए होंगे, तो उसको जब खोलिएगा ना शुरू में, तो फक टाइप का आवाज निकलेगा, जैसे खोलिएगा फक टाइप का आवाज निकलेगी। वो कुछ और नहीं, गैस अचानक निकलती है, उसके साथ कुछ लिक्विड भी बाहर निकल जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा निकल, आधा से ज्यादा लिक्विड ही बाहर निकल जाती है, फिर डांट भी सुनने को मिलता है। अगर खुद का हो तो थोड़ा बुरा लगता है कि भाई सही से नहीं खोले इसलिए पूरा निकल गया। तो उसमें क्या होता है, लिक्विड में गैस को मिला दी जाती है। तो क्या आसानी से आपको दिया जाएगा कि लिक्विड में गैस को मिला दो तो मिला दोगे, नहीं। उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर दे करके, कंप्रेस करके गैस को मिलाई जाती है। और वही नियम देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, हेनरी साहब थे। और अपने नाम पे दे दिए हेनरी का नियम, गैस इन लिक्विड, मतलब किसी लिक्विड में गैस को मिला दिए। देखिए ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, मान लीजिए वो बोतल है, कोल्ड ड्रिंक का बोतल है, उसमें पहले लिक्विड मिलाया हुआ रहता है और उसमें कुछ गैस भी मिला दी जाती है ताकि प्रिजर्व रहे, खराब ना रहे। तो क्या नॉर्मली ऐसे चाहेंगे मिला देंगे, नहीं। देखिए ये है पंपिंग, जिससे प्रेशर दे करके गैस को, इसमें ये गैस है और ये लिक्विड है, तो इस लिक्विड में गैस को कंप्रेस करके मिला करके ऊपर से ढक्कन से सील कर दिया जाता है। जैसे ढक्कन खुलेगी तो गैस बुम करके बाहर निकलेगा। तो इस यही नियम कौन दिया था, हेनरी साहब दिए थे। तो ये एक कंटेनर ले लिए, इस कंटेनर में लिक्विड है, ऊपर से गैस मिलाने के लिए ऊपर से प्रेशर डालेंगे, गैस मिलाने के लिए प्रेशर डालेंगे, और ये नियम कौन दिया था, हेनरी साहब, इसलिए इसको हेनरी का नियम कहेंगे। तो ये स्टेटमेंट पढ़िए, वो तो दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से देखिए। अब स्टेटमेंट देखते हैं, देखिए, स्थिर ताप पर गैस की विलयता, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, ना ही टेम्परेचर इस दौरान बढ़ाएंगे इस प्रक्रिया के दौरान, और ना ही घटाएंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे। तो गैस की जो विलयता होगा वो दाब के समानुपाती होगा, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर ये दाब देंगे उतना ही ज्यादा गैस उसमें घुलेगी। अगर कम दाब देंगे तो कम गैस घुलेगा, ज्यादा दाब देंगे, जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे इस प्रेशर को बढ़ाते जाइएगा, ये प्रेशर बढ़ाते जाइएगा, वैसे वैसे गैस इसमें घुलती जाएगी, वैसे वैसे गैस इसमें घुलती जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आ गया, फिर से समझिए। देखिए
यहाँ मान लीजिए हम लोग प्रेशर दे रहे हैं, यहाँ से प्रेशर दे रहे हैं, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे प्रेशर, वैसे वैसे इसमें गैस घुलते जा रहा है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे गैस घुलते इसमें जा रहे हैं। तो इसी बात को स्टेटमेंट दिया गया है कि ताप अगर स्थित हो, टेम्परेचर क्या हो दोस्त, स्थिर हो, तो गैस की विलीयता दाब के समानुपाती होता है, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x होगा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो ये यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट आएगा, KH, जिसको हम लोग हेनरी कांस्टेंट कहेंगे। इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए KH का यूज करते हैं, तो P इक्वल टू KH इंटू में x होगा। ठीक है, ये हेनरी कांस्टेंट, ये हेनरी का नियम था। तो ताप बढ़ाने पर गैस की विलीयता क्या होती है दोस्त, घटती है। लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे, अब भाई खुद बताओ, एक तो गैस अपने पूरा फैला हुआ है, ताप जब बढ़ाएंगे तो और ना वो फैलेगी, तो जितना ज्यादा फैलेगी उतना ही ज्यादा वो कम घुलेगी। तो यही बात इसमें बताया गया है कि ताप के बढ़ाने से विलीयता, गैस की विलीयता क्या होगी, घटेगी। हेनरी कांस्टेंट भी आपको समझ में, उम्मीद करते हैं, आ गया होगा। तो चलिए दोस्त, हम लोग पढ़ेंगे हेनरी नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। पहला मतलब एग्जाम्पल देख लिए ना, कहाँ कहाँ इसका उपयोग करेंगे हेनरी लॉ में। तो पहला एग्जाम्पल हम आपको बताए थे, कोल्ड ड्रिंक में जो होता है, ये मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है, ये कोल्ड ड्रिंक का बोतल है, ठीक है। इस बोतल में देखिएगा, कोल्ड ड्रिंक में CO2 को उच्च दाब पर सील किया जाता है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर दे करके, ज्यादा प्रेशर दे करके, और CO2 गैस को यहाँ पे उसमें सील कर दिया जाता है, मतलब भर दिया जाता है। जैसे ढक्कन खोलिएगा, ये जो कंटेनर का ढक्कन है ऊपर का, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये ढक्कन जैसे ही खोलिएगा, बूम करके बाहर निकलेगा, फक करके बाहर निकलेगी, इस तरह से अब आ जाएगी। उसके बाद अगला देखिएगा, पर्वतारोही। जब पर्वत पे आप जाइएगा, देखिए ये पर्वत है, मान लीजिए हिमालय की चोटी है, ये क्या है दोस्त, हिमालय की चोटी है, ये हिमालय की इस तरह से चोटी है, ठीक है। ये हिमालय की इस तरह से चोटी यहाँ पे दिया गया है। हिमालय की चोटी पे देखिएगा, जब ऊपर आप चढ़िएगा, तो क्लिम्बर जो होता है, पर्वतारोही, वो हाई एल्टीट्यूड पे जाती है, वहाँ पर लो प्रेशर होता है, प्रेशर लो होती है, लो प्रेशर इन ब्लड में लो प्रेशर होता है, जिसके कारण एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है, एनोक्सिया। और इसमें लोग भूलने वाला बीमारी हो जाता है, थिंकिंग एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, मतलब सोचने की क्षमता कम जाती है। तो सोचिए, जो पर्वतारोही है वो कितना समस्या का सामना करता होगा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे लो प्रेशर हो जाती है, और ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है, और इसके कारण भुल्ले नामक बीमारी हो जाती है, जिसको एनोक्सिया भी कहेंगे। गोताखोर जो पानी के अंदर जाता है, उसमें भी बीमारी होता है, और ये सब एग्जाम्पल, उसमें भी एक बायोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट होता है। देखिए, गोताखोर जिसको स्क्यूबा डाइवर्स भी कहेंगे, ये डीप सी में जाएगा, मतलब गहरी समुद्र में जाएगा, तो वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, सरफेस पे लो प्रेशर होगी, और उसमें बबल क्रिएट होगा। अब बबल से क्या होगा, बेंडिंग, जिसमें पेनफुल कंडीशन होगी, कभी कभी नस उस फटने लगता है। सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है हीलियम मिलाया जाता है टू डाइल्यूट O2। तो उम्मीद करते हैं ये जो है, हेनरी का नियम भी समझ में आ गया। हेनरी का नियम मतलब जितना ज्यादा प्रेशर देंगे उतना ही गैस उसमें घुलेगी, फार्मूला हुआ P इक्वल टू KH इंटू में x होगा, KH जहाँ पे हेनरी सोल्यूशन होगा। या ताप बढ़ाने से इसकी विलीयता घटती है, इसका 3 एग्जाम्पल, शीतल पे, पर्वतारोही और गोताखोर का एग्जाम्पल NCERT में भी दिया गया है, और उम्मीद करते हैं समझ में भी आ गया होगा। दोस्त, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। और कोई भी फीडबैक है कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।